पुतिन आजकल काफ़ी एक्टिव चल रहे हैं और उन्होंने रूस की काफ़ी परमाणु पनडुब्बियों युद्ध पोतों का इंस्पेक्शन किया है। आपको बता दें कि हाल ही में ऑन संडे देर वाज नेवी डे, तो नेवी डे की परेड पर उन्होंने 30 नए जंगी जहाज़ों की घोषणा कर डाली और इस परेड में 3000 नौसैनिकों ने, नेवी के जितने भी सैनिक हैं उन गार्ड्स ने इसमें हिस्सा लिया और परेड काफ़ी शानदार रही। इस शानदार परेड का पूरा इंस्पेक्शन और जायज़ा लिया गया। आप जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रविवार को देश की नेवी डे परेड में शामिल हुए। इस मौके पर पुतिन ने परमाणु पनडुब्बियों और युद्धपोतों का इंस्पेक्शन किया, ऑब्जर्वेशन किया। नेवी डे मनाया जा रहा था और इस आयोजन के मौके पर पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग में ये परेड हुई। इस दौरान करीब 45 जंगी जहाज़ों और पनडुब्बियों ने नेवा नदी में प्रदर्शन किया। जब कोई भी देश लड़ाई में आ जाता है तो उसे हर एस्पेक्ट्स पर चेक करना होता है, चाहे वो आपका थल हो, जल हो या आपका रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक नेवी डे पर नौसेना के 3000 सदस्यों ने मार्च भी निकाला। वहीं इस मौके पर पुतिन ने रूसी नौसेना के लिए 30 जंगी जहाज़ों की घोषणा कर डाली और उन्होंने कहा इससे नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। इस दौरान रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु, जिनकी वजह से कितना सारा बवाल हुआ था, नेवी के कमांडर एडमिरल निकोलाई एवमेनोव भी मौजूद रहे। जंग के बारे में कुछ बातचीत नहीं करी मोदी ने, क्योंकि अब मोदी भी परेशान हो चुके हैं। 400 दिन हो गए रूस के द्वारा यूक्रेन में युद्ध लड़ते हुए। यूक्रेन के लड़ाके तो अब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वॉलंटियर काफ़ी ज़्यादा रिटेलिएट या रजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर रूस में किसी भी बड़े आयोजन पर पुतिन यूक्रेन जंग के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ कहते हैं। हालांकि रविवार को हुई नेवी डे परेड में उन्होंने जंग के बारे में एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि पुतिन का क्रेमलिन में रहना, उपस्थित रहना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रूस के लिए, रूस के लिहाज से, रूस की सिक्योरिटी के लिहाज से। पुतिन ने सिर्फ ये कहा कि आज रूस आत्मविश्वास के साथ बड़े स्तर पर अपनी नौसेना की पॉलिसी को लागू कर रहा है, साथ ही अपनी ताकत को भी बढ़ा रहा है। रूस की नेवी डे परेड में 4 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे और उन्होंने इस रूसी डे का लुत्फ़ उठाया। आपको बताएं 2022 में जंग शुरू होने के बाद ये रूस की दूसरी नेवी डे परेड है। नेवी डे परेड पर नेवी अपनी ताकत दिखाती है और पुतिन को उन्होंने नौसैनिकों ने सलामी दी। परेड में ब्लैक सी फ्लीट भी शामिल हुई। रूस की न्यूज एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक नेवी डे परेड में नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट खासतौर पर शामिल हुई। दरअसल 23 जुलाई को रूस ब्लैक सी ग्रीन डील से बाहर हो चुका था। इसके बाद इससे ब्लैक सी एक बार फिर रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष का पॉइंट बन चुका है। पुतिन ने अफ्रीकी देशों के नेताओं से मुलाकात के दौरान कहा कि वो फिर से इस डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। ग्रीन डील दोनों देशों के बीच पिछले साल जंग शुरू होने के बाद हुई थी। इसके तहत दोनों देशों ने यह तय कर दिया था कि वो ब्लैक सी से गुजरने वाले एक दूसरे के उन जहाज़ों पर हमले नहीं करेंगे, केवल चेक किया जाएगा जिनमें फूड आइटम्स, खास तौर पर अनाज होगा। रूस के इस डील से बाहर निकलने के कारण अफ्रीकी देशों में अनाज का संकट मंडरा रहा है। इसके तहत पुतिन ने अफ्रीकी देश के कुछ नेताओं से मुलाकात भी की और पुतिन ने अफ्रीकी देशों के नेताओं को ये भी भरोसा दिलाया कि 3 से 4 महीनों में करीब 50,000 टन गेहूँ 6 अफ्रीकी देशों को देंगे। इसके लिए रूस पेमेंट बिल्कुल नहीं देगा, आना जाना फ्री। इसके पहले यूएन ने 2,75,000 टन गेहूँ सप्लाई पर समझौता कर चुका है। यह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ही हिस्सा है। इसे हर देश को, उन गरीब देशों को देना पड़ता है। जंग रोकने पर क्या बोले पुतिन ने साफ कर दिया कि यह युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक यूक्रेन की सेना
उन पर हमले करना जारी रखेगी। अफ्रीकी नेताओं से मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन हम पर हमला करेगा तो हमें जवाबी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। ये हमारी इज्जत और प्रेस्टीज का सवाल है। कुछ लोग चाहते हैं कि शांति वार्ता की बात हो, लेकिन कैसे इस कंडीशन में कैसे शांति की वार्ता हो सकती है? हमने इससे पहले इनकार नहीं किया है। मैंने पहले भी कहा था और कई बार कोशिश भी की कि हम शांति वार्ता से इनकार भी नहीं करते और शांति वार्ता करना भी चाहते हैं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी सेना आक्रामक है, वह हम पर हमले कर रही है, वे बड़े स्तर पर आक्रामक रणनीति अभियान चला रहे हैं। हम शांति वार्ता के प्रस्ताव को बिल्कुल नहीं नकार रहे, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया शुरू होने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक आम सहमति बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जय हिंद। यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। ये एक खतरा है जो रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से हो रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के एडवाइज़र बोले, हमारी ज़मीन छीनी तो यही रास्ता बचेगा। मतलब ये हुआ कि वो रूस के उस कदम का समर्थन कर रहे हैं जिसमें रूस ने यूक्रेन के ऊपर क्या कर दिया है, यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। करीब 1.5 साल पहले से करीब 1.5 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग अब परमाणु हमले का खतरा बन चुकी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के स्पेशल एडवाइज़र दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी दी है और मेदवेदेव ने कहा कि अगर यूक्रेन इसी तरह जवाबी हमला करता रहा और उसने नाटो के साथ मिलकर हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो फिर हमें मजबूरी में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। रूस की तरफ से यूक्रेन पर एटमी हमले की धमकी पहली बार नहीं दी गई है। फरवरी और अप्रैल में खुद पुतिन कह चुके हैं कि अगर अमेरिका और नाटो यूक्रेन की मदद करते रहे तो रूस एटमी हथियारों समेत तमाम जो ऑप्शंस होते हैं वो इस्तेमाल करेगा। उन तमाम ऑप्शन में फॉस्फोरस बॉम्ब भी हो सकता है, क्लस्टर बॉम्ब भी हो सकता है। इस धमकी की वजह क्या हो सकता है? एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी का जवाब मेदवेदेव ने खुद दिया और इससे पता चलता है कि यूक्रेनी फ़ौज अब रूसी सेना पर भारी पड़ने लगी है और रूसी सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। मेदवेदेव ने कहा कि अगर यूक्रेन की तरफ से जारी हमले कामयाब होते हैं तो हम एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेदवेदेव ने यह बात सोशल मीडिया पर कही। उन्होंने कहा कि ज़रा सोचिए, अगर हमारे सैनिकों को पीछे हटना पड़ा तो क्या होगा? और यूक्रेन को अमेरिका और नाटो की तरफ से खुली मदद मिल रही है। अगर वो हमारी ज़मीन छीनने की कोशिश करते हैं या रूस के टुकड़े करने की कोशिश करते हैं तो हमें न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मेदवेदेव का बयान इस बात की पुष्टि करता है कि जंग अगर यूक्रेन के फेवर में जाने लगी तो रूस उस पर एटमी वेपन पक्का इस्तेमाल करेगा, एटमी हमला ज़रूर होगा। यहाँ ये जान लेना भी ज़रूरी है कि मेदवेदेव रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। जब कोई रूस का सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन है तो आप समझ सकते हैं। दिमित्री मेदवेदेव 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति रहे। इसके बाद 2012 से 2020 तक वो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन हैं और जो भी चेयरमैन होता है उसके पास सारी जानकारी और पावर होती हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी बात को सिर्फ एक लिहाज से देखें और समझें कि अगर रूस के खिलाफ हालात बने तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। लिहाजा अगर इससे बचना है तो हमारे दुश्मनों को भी जंग में हमारी कामयाबी की दुआ करनी चाहिए जिससे वो परमाणु हमलों से बच जाएं। दुनिया को इस वक्त मिलकर सिर्फ ये सोचना चाहिए कि एटमी उनका बस चला तो वे बुलडोजर चला देंगे। ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ के बयान को ओवैसी ने बताया गैर संवैधानिक। ज्ञानवापी मॉस्को। असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मामला हाई कोर्ट में है, इसके बावजूद सीएम उसे लेकर बयान दे रहे हैं। ज्ञानवापी मॉस्को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कहा कि अगर इसे मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद बढ़ेगा। इस दौरान सीएम योगी ने ये भी सवाल उठाया कि वहाँ त्रिशूल क्या कर रहा है। अब इस पर
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम योगी सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान को संविधान के खिलाफ और विवादित बताया। मुस्लिम पक्ष पर दबाव डाल रहे योगी ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर ABP न्यूज़ के साथ बातचीत में कहा, योगी ने विवादित बयान दिया है, यह संविधान के खिलाफ है। मुख्यमंत्री को कानून का पालन करना चाहिए। वो मुसलमानों पर दबाव डाल रहे हैं। मुस्लिम पक्ष पर मामले में हाई कोर्ट में है और 1-2 दिन में फैसला आने वाला है। वो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, उनका बस चला तो बुलडोजर चला देंगे। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि उन्हें 1991 के एक्ट को मानना पड़ेगा। ये इनकी एक चाल है। सवाल हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री कानून को मानेंगे या फिर नहीं। ओवैसी ने कहा कि आप 400 साल पीछे जाना चाहते हैं या फिर देश को 100 साल आगे ले जाना चाहते हैं, ये फैसला मुख्यमंत्री योगी को करना होगा। वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब भी देखते हैं। इससे मालूम हो रहा है कि वो देश को 400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इसे सभी को मानना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री कानून को नकार नहीं सकते। क्या बोले थे सीएम योगी? दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर इसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। उन्होंने इसे मुस्लिम पक्ष की तरह से हुई एक गलती बताया। साथ ही कहा कि ज्ञानवापी के अंदर देवताओं की प्रतिमाएं हैं, ये हिंदुओं ने तो रखी नहीं है। आखिर ज्ञानवापी के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देख सकते हैं। सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है। बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया है। ये किया है यूपी पुलिस ने और बरेली के SSP प्रभाकर चौधरी अपने पद से हटा दिए गए हैं। इंस्पेक्टर समेत 2 और को निलंबित या सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए क्या है माजरा, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बरेली के जोगी नवादा में रविवार को पुलिस ने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कर दिया था। दावा किया गया है कि कांवड़ियों में शामिल किसी व्यक्ति ने पहले फायरिंग की, फिर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और इसके बाद शासन ने SSP प्रभाकर चौधरी को हटा दिया उनके पद से। हुआ क्या है बताते हैं विस्तार से। बरेली में पुराना शहर के मोहल्ला जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा के दौरान रविवार को एक बार फिर बवाल हो गया और ये हमेशा हिंदुओं के त्यौहार पर ही होता है। पुलिस ने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसे शासन ने गंभीर मानकर SSP प्रभाकर चौधरी को हटा दिया। उन्हें 32वीं PAC लखनऊ भेजा गया है। सीतापुर के SSP घुले सुशील चंद्रभान नए SSP बनाए गए हैं। और आपको बताएं, उधर बरादरी थाने के इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह और जोगी नवादा चौकी प्रभारी अमित कुमार को निलंबित कर दिया गया है। सुबह से चल रही रस्साकसी के बीच शाम 5 बजे SSP प्रभाकर चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने पहले सख्ती दिखाते हुए बलपूर्वक हटाया, फिर लाठीचार्ज करना पड़ा। SSP का दावा है कि अराजक तत्वों ने हवाई फायरिंग कर दी थी, इस कारण लाठीचार्ज करना पड़ा। DM शिवाकांत द्विवेदी की मौजूदगी में लाठीचार्ज में कांवड़ियों समेत कुछ महिलाएं भी घायल हो गई थीं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर DJ जब्त कर लिया गया और ये घटना काफ़ी मार्मिक हो गई। कांवड़ जत्थे में शामिल DJ पर बजाए जा रहे गानों को लेकर पुलिस के आपत्ति करने से यह पूरा बवाल हुआ। कांवड़ियों पर लाठीचार्ज को सपा व दूसरी विपक्षी पार्टियों के मुद्दा बनाने पर शासन गंभीर हुआ है और आपको बताएं, कुछ अराजक तत्वों ने फायरिंग भी कर दी थी। SSP प्रभाकर चौधरी ने कहा कि एक पक्ष को समझा दिया गया था, वह लोग गलियों में 150 मीटर अंदर चले गए थे। कांवड़ यात्रा निकलने से पहले उसमें शामिल अराजक तत्वों ने हवाई फायरिंग कर दी, तब लाठी चलवाकर लोगों को खदेड़ना पड़ा। नियंत्रण में स्थिति हो चुकी है। मौके पर फोर्स मौजूद है। पूरे घटनाक्रम का वीडियो व फुटेज मौजूद है। इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
पिछले रविवार को भी हुआ था इस प्रकार का बवाल। पिछले रविवार को जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा के दौरान दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे। पत्थरबाजी भी हुई। इस रविवार को चक महमूद से इस इबादत स्थल के पास से होकर कांवड़ियों का जत्था निकाला गया था। सुबह 9 बजे से यहाँ तनातनी की माहौल था और कांवड़िए डीजे के साथ इसी रास्ते से निकलने पर अड़ गए। वहीं दूसरी समुदाय डीजे को साथ ले जाने के लिए परंपरा बताकर विरोध करने लगे। ये थी आपकी जानकारी। जय हिंद, जय भारत।